हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ केमिस्ट्री में जो मॉडल्स हैं थॉमसन। कल तक हमने कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, हमने कर लिए थे, जिसके अंदर परमाणु की संरचना में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ लिया था। प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनमें कितना आवेश होता है, कितना इनका द्रव्यमान होता है, मास होता है और कितना चार्ज होता है ना। सिंपल सी बात बताता हूँ, चार्ज को जो मापने की यूनिट है, मेजरमेंट करने की जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम है, कूलाम। और जो द्रव्यमान को वो आपको पता है केजी, है ना। तो ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, परमाणु मॉडल पढ़ते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसे कप केक के समान मिठाई मानते हुए रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। कप केक के समान मतलब ये हो गया कि आपके पास में केक है और उसमें उसमें जैसे कुछ काजू और कुछ ये अपने पास में काजू बादाम और इस हिसाब से आपके कुछ डले हों, तो उनमें हम कह सकते हैं कि कोई मिठाई है और उसमें हमें कुछ पार्टिकल्स अंदर इनसाइड अंदर की तरफ हमें मिलते हैं। तो ये होता है कप केक के समान मिठाई मानते हुए रेजिन पुडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अपने देसी भाषा में अपने अपने इंडिया की बात करें, ये क्योंकि ठीक है, ये बाहर के थे, विदेशी थे, है ना। तो इन्होंने एक नाम दिया, इनके वहाँ पे एक मिठाई फेमस थी कप केक। कप केक, उसमें जो केक होता था कप केक, केक में बहुत सारे ऐसे ये काजू बादाम पिस्ता और ये सब लगे रहते थे। तो वो मतलब एक मिठाई या आइसक्रीम मान सकते हो, ठीक है ना। आइसक्रीम में ये आइसक्रीम टाइप और इसके ऊपर यहाँ पे आपको पिस्ता काजू बादाम ये सब आपको मिलेगा। तो इन्होंने नाम दिया कप केक और हमारे कप केक के समान मिठाई का नाम दिया, इसे रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और हमारे यहाँ पे नाम दिया इसको तरबूज मॉडल। तरबूज में आपको पता है, तरबूज के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तरबूज के अंदर बीज जो होते हैं उनको हमने नाम दे दिया। हाँ, उनको अभी हम आगे नाम देंगे कि वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं। देखते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है जिसमें समान रूप से ऋणावेश वितरित है। एक धनावेशित गोला, ये गोला कौन सा है, गोला तो है वो पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, तो हम परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें समान रूप से ऋणावेश क्या है, वितरित है। इसमें ऋणावेश आपका क्या है, वितरित है। थॉमसन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं न्यूट्रॉन के। पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस के होते हैं। और उनके जो आवेश होता है, जिसमें जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, इक्वल बट अपोजिट। कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। प्रोटॉन का पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो जाता है। तो थॉमसन ही पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। थॉमसन परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके, अतः ऐसे चल रहे, लेकिन इन्होंने ये तो बता दिया कि ये तरबूज के समान होता है और ये धनावेशित होता है, इसके अंदर ऋणावेश वितरित होता है, ठीक है। और ये वैद्युत रूप से उदासीन होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। परंतु ये उसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाई। स्थायित्व की मतलब वो कैसे स्थायी रहता है और किन परिस्थितियों में वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, वो ये नहीं बता पाए, ठीक है। या पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेज हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के आसपास रह पाते हैं और कि कौन सा बल इनके बीच में रहता है और किस हिसाब से ये स्थायी रहते हैं। ये दोनों आपस में टकरा भी सकते हैं, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये कैसे अपनी जगह पे रह पाते हैं और इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इस टाइप के आंसर थॉमसन नहीं दे पाए, इसलिए ये क्या रहा, असफल रहा। लेकिन इन्होंने दो चीज़ अच्छी बताई, दो चीज़ सही बताया कि ये एक क्या होता है, धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर ऋणावेश होता है और विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है परमाणु। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग अपन कह सकते हैं, जो भी प्रयोग किया उन्होंने। रदरफोर्ड ने गीगर व मार्सडेन के साथ मिलकर, दो लोग और थे, गीगर और दो साइंटिस्ट और थे, गीगर और मार्सडेन के साथ मिलकर स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, ठीक है। नाम याद रखना, गीगर और मार्सडेन, इनमें से एक नाम आ जाएगा आपके, कि रदरफोर्ड ने
किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को किया था? तो आपको याद रखना गीगर व वान मार्सडेन, ओके, जिसके लिए एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली इन्होंने, जिसकी मोटाई थी 100 नैनोमीटर। अब आपको पता है नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर होता है ना, मतलब 100 × 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर अगर मीटर में चेंज करना हो तो नैनो मतलब 10⁻⁹ और यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, 10 का स्क्वायर × 10⁻⁹ मीटर, तो ये +2 और -9, तो ये हो गया 10⁻⁷ मीटर। तो अगर आपको नैनोमीटर में दे रखा है तो 100 नैनोमीटर है, और अगर आपको मीटर में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम उसके पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, एक 100 नैनोमीटर की एक पन्नी ली, सोने की पन्नी ली, जिस पर अल्फा कण या बोल सकते हैं हीलियम के नाभिक, अल्फा पार्टिकल हीलियम के ही क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, की बौछार करवाई। स्वर्ण पत्र के चारों ओर जिंक सल्फाइड से पेंट करवाया। किससे करवाया? जिंक सल्फाइड, मतलब ZnS से। ZnS से क्यों करवाया? क्योंकि ये स्फुरदीप्ति प्रोड्यूस करता है, मतलब कि चमकता है। जब इस पर अल्फा पार्टिकल आके या हीलियम के नाभिक आके टकराएंगे तो ये चमकेगा, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। तो हमें पता लगेगा कि वो जो अल्फा कण हमने जो लेड बॉक्स से सेंड किया है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस एंगल पे जा रहे हैं, वो हमें पता लगेगा जब वहाँ पे स्फुरदीप्ति या कुछ चमक प्रोड्यूस होगी। तो जिंक सल्फाइड के आवरण पर किसी कण के टकराने से चमक उत्पन्न होती है, यही रीज़न है। ठीक है, अब देखिए ये जो डब्बा है, बॉक्स है, ये लेड बॉक्स है, PB बॉक्स है, ये हम बोल सकते हैं अल्फा कण स्रोत है, अल्फा पार्टिकल स्रोत है, ठीक है ना। अब देखिए ये लेड बॉक्स है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं अल्फा कण या हीलियम के नाभिक है। हमने डाला यहाँ पे, ये क्या है, सोने की पन्नी है, या बोल सकते हैं गोल्ड फॉइल है, और ये जो आवरण लगाया है ये है ZnS, जो कि जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्ति, जिससे हमें पता लगेगा कि वो पार्टिकल आखिर ये जाके फिर कहाँ टकरा रहे हैं, किस एंगल पे। कब पता लगेगा? जब यहाँ पे हमें कोई चमक दिखेगी। बात आई समझ में? यहाँ पे जब हमें चमक दिखेगी तो अब इस प्रयोग से तो आप ध्यान रखना, अल्फा कण बोल दे या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो हीलियम के नाभिक। इस टाइप का कोई सवाल बन सकता है कि किन की बौछार कराई, तो हीलियम के नाभिक भी आ सकता है, ठीक है। और एक बोल सकता है कि स्फुरदीप्ति के लिए कौन सी क्या हमने रासायनिक सॉल्यूशन बना क्या था वहाँ पे, तो ZnS था। क्या था? जिंक सल्फाइड का सॉल्यूशन था। अब देखिए रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, परमाणु के अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है, क्योंकि सारे लगभग 10,000 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से सेंड हुए, यहाँ से भेजे गए, और उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कि क्या हो गए, लगातार निकल गए। मैं डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन ये दिखा देता हूँ। पहले देखिए, बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो सीधे निकल गए, कुछ थे वो कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े बहुत एंगल पर, और एक पार्टिकल 10,000 में से एक पार्टिकल या दो पार्टिकल, 12,000 कहीं कहीं आंकड़ा दे रखा है, तो 12,000 में से एक या दो पार्टिकल वापस अपने 180 एंगल पर वापस लौट गए, ठीक है। तो ये था। तो अब देखिए इसका मतलब ये सब सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब ये भाग क्या है, अधिकांश भाग क्या है, खाली है। और ये यहाँ से बीचों बीच जो गया पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, वो वापस लौट गया, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ कण विचलित हो गए क्योंकि परमाणु में ऋणावेश वितरित है। परमाणु में कौन सा वितरित है? ऋणावेश, ओके। और बाहर से क्या है? धनावेश। बाहर से धनावेश ही था गोला, लेकिन अंदर ऋणावेश वितरित है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, इसी कारण 12,000 में से एक कण वापस लौटा, ठीक है। अब ध्यान रखना जो वितरित कौन सा है? ऋणावेश है, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो इसको अल्फा कण पॉजिटिवली, और वो इसको डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब अपने पास आया यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे जैसे ही आया इस परमाणु में ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए क्या वापस इन्होंने इनको रिफ्लेक्ट कर दिया। आगे देखिए, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं एवं नाभिक की खोज, नाभिक मतलब न्यूक्लियस की जो खोज है उसका श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। गिगर और कौन, एक मार्सडेन, गिगर और मार्सडेन थे दो, उनको नहीं दिया जाता। परमाणु के नाभिक का श्रेय किसको दिया जाता है? परमाणु में नाभिक होता है उसके खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत,
मतलब वेव थ्योरी के आधार पर रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, अतः रदरफोर्ड मॉडल भी असफल रहा। पहले कौन सा मॉडल असफल रहा था? पहले ये वाला थॉमसन वाला। और अभी कौन सा रहा है? ये देखो थॉमसन का असफल रहा था। हालांकि इन्होंने एक चीज़ बताया था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है परमाणु, और इन्होंने ये बताया कि अधिकांश भाग खाली होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं अंदर की साइड में, और बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल पर, और एक पार्टिकल है वो वापस लौट गया। इसका मतलब जो भी द्रव्यमान होता है वो बीच में केंद्र में क्या होता है, केंद्र में सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा कण हीलियम के नाभिक है जिसको पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये स्थायित्व की कैसे व्याख्या नहीं कर पाए? क्योंकि देखिए ये बात है, स्थायित्व की दोनों इसलिए नहीं कर पाए, रदरफोर्ड और थॉमसन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है बाहर। बाहर क्या है? नेगेटिव है। अंदर जो होता है नाभिक में वो हम कहते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, मतलब आप कह सकते हो पी और एन होता है। और बाहर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अट्रैक्ट होगा, और ये क्या होगा, ऐसे घूमते 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 नाभिक में आके नाभिक से टकराएगा, और ये इस एटम के खत्म ये ब्लास्ट होगा, और ये एटम है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस चीज़ का वो बता नहीं पाए, कौन? थॉमसन और रदरफोर्ड, इसमें असफल हो गए दोनों। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बोर का मॉडल या बोहर का मॉडल। बोर ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया। ओके, हाइड्रोजन परमाणु का। बोर ने किसका बनाया? हाइड्रोजन परमाणु का। बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। कहाँ केंद्रित होता है? नाभिक में। ओके, जो भी धनावेश होता है वो। बोर ने क्या बताया? बोर ने उल्टा बताया। बोर ने ये बताया कि बाहर पॉजिटिव नहीं। ओके, क्या है? परमाणु का संपूर्ण धनावेश है वो नाभिक में केंद्रित रहता है। मतलब इन्होंने बताया कि सब पॉजिटिव बाहर रहता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव अंदर की साइड में रहता है नाभिक में, और बाहर नेगेटिवली चार्ज होता है। नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ओके, इन वृत्ताकार पथों को कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं। इन पथों को क्या बोलते हैं? कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के जितनी ऊर्जा होगी, जितना एनर्जी लेवल होगा, उसके हिसाब से वो कक्षाओं में प्रमोट होते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे उनकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी तो वैसे वैसे वो अपनी उच्च ऊर्जा कक्षा में जाते रहेंगे। इन कक्षाओं को KLMN या फिर 1 2 3 4 से आप निरूपित कर सकते हो। देखिए प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या है? निश्चित है। ओके, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हैं किन कक्षाओं में? उनका रूल क्या है? जहाँ पे कोणीय जो संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, वो h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब पूर्ण गुणज का मतलब n फैक्टर हो, n मल्टीप्लाई बाई h/2π। तो कोणीय संवेग आपको पता है, संवेग क्या होता है? संवेग होता है m इंटू वी, मोमेंटम होता है m इंटू वी। कोणीय संवेग मतलब r से मल्टीप्लाई कर दो। कोणीय मतलब एंगुलर में r, क्योंकि एंगुलर r त्रिज्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा mvr। इस mvr का मल्टीप्लाई, इस mvr को इक्वल किसके करेंगे? जो बोर साहब ने कहा है। बोर ने क्या बोला है? h/2π का पूर्ण गुणज, मतलब h/2π इंटू n। ओके, ये रहा mvr इज इक्वल टू h/2π। समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे जो m है वो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, kg। v है वो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का ही होगा सब कुछ। इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है क्योंकि चक्कर कौन लगा रहे हैं कक्षाओं में? इलेक्ट्रॉन, अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। r है वो त्रिज्या है, n है वो कक्षा की संख्या है, n की कक्षा की संख्या है 1 2 3 4। ओके, और h याद रखना प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 6.625 6.625 इंटू 10⁻34 और ये याद है जूल पर सेकेंड बोल दो, या फिर जूल सेकेंड इनवर्स बोल दो। तो बात आई समझ में? बोर ने किस परमाणु का मॉडल बनाया? हाइड्रोजन का। बोर ने क्या बोला? बोर ने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेश होता है, वो नाभिक में केंद्रित होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो कक्षाओं में लगाता है, या ऊर्जा स्तर उसको बोलते हैं। ऊर्जा
स्तर या कक्षाएं कौन कौन सी हैं, KLMN, या फिर आप इसको 1 2 3 4 से डिनोट कर सकते हो। और क्या बताया कि इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। और क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की लिमिट वो होती है जहाँ वो h/2 का पूर्ण गुणज हो। जो मैथमेटिकल टर्म आई वो यहाँ पे आई, mvr इज इक्वल टू h/NH/2 और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता होना चाहिए और प्लांक स्थिरांक, ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। बाकी सब आपको दे रखा होगा और आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है ना। अवशोषण का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। कर लिया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा स्तर में गमन करता है। भाई आपने मान लो कुछ खाना पीना, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी का अवशोषण कर रहा है। आप भी जब एनर्जी का अवशोषण करते हो तो आप भी उच्च कक्षा में जाते हो, मतलब आपकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। और जब आप अवशोषण की जगह क्या करते हो, जब आप एनर्जी का त्याग कर देते हो, आपने काम कर लिया, आपने पढ़ा दिया या आप पढ़ लिए, तो आपकी एनर्जी में क्या होती है, कमी होती है। तो आपकी कक्षा क्या हो जाती है, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो आप कम कक्षा में आ जाते हो, ठीक। तो वही इलेक्ट्रॉन के साथ में, यदि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण मतलब ग्रहण किया जाता है, अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब, ग्रहण किया जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में गमन करता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में जंप कर गया, ओके। ये निम्न स्तर हो गई और ये उच्च स्तर कक्षा हो गई, ओके। अब देखिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का त्याग किया जाता है, मान लो इलेक्ट्रॉन ने पढ़ाई कर ली बहुत ज़्यादा, 2-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ लिया, तो क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया, मतलब उसकी ऊर्जा कम हो गई। उसकी ऊर्जा मान लो कि सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 100 थी, 100 में से 100 थी, 2-3 घंटे उसने पढ़ाई कर ली, तो उसकी कक्षा क्या हो कम हो जाएगी, मान लो 80 आ गई। उसकी जो एनर्जी अब बची कितनी बची, 80 यूनिट बची, ओके, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अवशोषण में ऊर्जा स्तर बढ़ेगा और त्याग जब करेगा तो ऊर्जा स्तर घट जाएगा। बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब बोर ने ये भी बताया, पहले तो बोर ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, तो बताया कि भाई h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ओके, ठीक है। और एक चीज़ और बताई कि जब अवशोषण करेगा इलेक्ट्रॉन तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और जब त्याग कर देगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी का तो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, ओके। अब बोर बता रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कितनी होती है भाई, अब कितने होते हैं कक्षा में, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये कोई पूछ ले कि 1 2 3 4 KLMN, K में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, या L में कितना हो सकता है, M में, N में, तो ये दे दिया KLMN 1 2 3 4, इन्होंने कह दिया 2n² हो सकता है मैक्सिमम, तो 2n², यहाँ पे हम n की जगह वैल्यू रख देंगे। n की जगह हमने यहाँ पे 1 वैल्यू रखी, जब 1 रखी तो 2 × 1², 2 × 1 2, यहाँ पे L है तो 2 रखेंगे, 2n² में n की जगह 2 रखेंगे, 4 × 2 8, 3 × 3 9, 9 2 18, 4 4 16, 16 2 32। तो K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, के L में हो सकते हैं 8, M में हो सकते हैं 18 और N में हो सकते हैं 32। बात आई समझ में, ओके। याद रखना KLMN 2 8 18 32, 2 8 18 32, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा पूर्ण भरी हुई है, अंतिम कक्षा पूर्ण भरी हुई है, अंतिम कक्षा, तो कक्षा M में इलेक्ट्रॉन बताना है, तो M मतलब अंतिम हम M ही मान लेते हैं ना, L M K L M, M तक है, मतलब ये समझ गए, M पूरी भरी हुई है ना, कक्षा क्या बोला हुआ है, अंतिम कक्षा, और यहाँ पे बोला M में इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब M तक ये यहाँ पे कक्षाएं हैं। तो M में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, सॉरी M में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। तो M में अगर इलेक्ट्रॉन पूछ ले कि भाई अंतिम में, अंतिम कक्षा कौन सी हुई, M हो गई, तो M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। लेकिन परमाणु में कुल पूछ ले तो उसके अंदर K भी आएगा, L भी आएगा और M भी आएगा। K में 2 हो गए और L में 8 हो गए और 18 हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए, 28। बात आई समझ में। अब आपको बोल दे कि बताइए L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो L में आपको पता है 2 × 2² 8 हो गए, 2 × 2²। लेकिन बोल दे L तक के मतलब L कक्षा तक, ठीक है ना, L में आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बोल दे कि परमाणु में बताइए, ये जो L कक्षा है वो पूर्ण भरी हुई है, अब बताइए परमाणु में, तो L पूर्ण भरी हुई है, तो इसमें बोला कि परमाणु में कितने होंगे, तो परमाणु में होंगे 2 + 8, क्योंकि 2 तो K में है और L में 8 है, तो कितने हो जाएंगे
10 हो जाएंगे। ओके, तो मतलब ये ऐसे आता है। अगर एल में पूछ ले टोटल तो यहाँ तक आ जाएगा, जोड़ दो। एम में पूछ ले तो कुल ये, भाई एम में पूछे तो 18 हो गया, लेकिन एम में कुल इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो अपने पास सम करना है, के का भी, एल का भी और एम का भी। न्यूनतम अगर इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ ले तो 1 होता है, क्योंकि के में कितने होते हैं, 2 होते हैं। न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 1 हो जाए, ठीक है। यदि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाएगा। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो अवशोषण करता है, मतलब वो ग्रहण करता है एनर्जी, एक तो बाहरी कक्षा में सबसे उच्च ऊर्जा स्तर में, और उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है एनर्जी को, तो वो क्लास छोड़ के बाहर चला जाएगा, तो वह अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाएगा। जैसे सोडियम में 11 होते हैं, 11 होते हैं प्रोटॉन और 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, तो इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन 281, 281। तो 1 वाला बाहर, अब इसने और एनर्जी ले ली तो ये छोड़ के बाहर चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, Na प्लस हो जाएगा ये 28, क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ के जाता है, ऊर्जा लेने के बाद छोड़ता है क्लास कक्षा को, तो वो धनावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का आना ऋणावेशित, उस परमाणु को ऋणावेशित कर देता है, और इलेक्ट्रॉन का जाना, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो वो धनावेश क्या हो जाता है, वो एटम क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ठीक है ना। छोड़ के गया इलेक्ट्रॉन, तो देखो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जब नेगेटिविटी जाती है तो क्या कर देगी, वो धनावेशित कर देगी। अच्छी बात है ना, चली गई तो वो धनावेशित हो गई। लेकिन नेगेटिविटी आ गई, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाता है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आके नेगेटिव कर देगा। आई बात समझ में, ठीक। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं, फिर अणु भी है, और चलिए देखते हैं। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, या इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा काफ़ी लेक्चर, इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, 3 मॉडल मैंने करवा दिए आपको, और ठीक है, 3 मॉडल, और इस पे बेस्ड मैंने 1-2 क्वेश्चन ले लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्दर आगे, तब तक के लिए आप इनका रिवीजन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।